मेरा नाम उर्वशी है। मेरी चीख जोर जोर से निकल रही थी, लेकिन अनंत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वहशत थी, सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। उसने कहा, क्या समझती हो अपने आप को? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। उसने जोर से मेरा बाजू झटक दिया था, जैसे मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भागकर किचन में छिप गई, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से लगकर बैठ गई। पसीने में शरीर भीगा हुआ था, बेबस आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आवाज दबाकर रो रही थी। उसी लम्हे मेरी आंखें छत की तरफ उठीं और दिल ही दिल में माँ को याद किया, जो मुझे अनाथ छोड़कर चली गई थी। मैंने रोते हुए कहा कि माँ, आप कहाँ चली गई हो? आप होती तो मैं कभी नौकरानी न बनती। मेरे माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मोहल्ले की एक औरत मुझे अपने साथ ले आई थी कि अनाथ बच्ची है, घर का काम करेगी। मैं उनके साथ देहरादून आ गई थी। एक छोटा सा कमरा मिला और 2 वक्त की रोटी और सुबह से लेकर रात तक काम। मगर उन आंटी की भी मौत हो गई थी। मैं फिर सड़क पर आ गई। यूं समझो जैसे जिंदगी ने बार बार मुझे धकेलकर जमीन पर गिरा दिया हो। फिर एक दिन मैं इस बंगले के दरवाजे पर पहुंची, जहां एक सख्त चेहरे वाली औरत रागिनी मैडम ने मेरी हालत देखी तो कुछ लम्हे के लिए तीखी नजरों से घूरा, फिर कहा कि काम आता है। मैंने कहा कि जी आता है, बर्तन झाड़ू कपड़े सब करने आता है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस इशारे से अंदर बुलाया। इस तरह मेरे इस घर में कदम पड़े। शुरू में सब कुछ ठीक था। रागिनी मैडम सख्त थी, मगर अपना उसूल रखती थी, वक्त पर सैलरी, वक्त पर खाना। मुझे लगा कि शायद अब जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी, मगर ये सब उस दिन टूट गया जब अनंत जी ने मुझे पहली बार उर्वशी कहकर पुकारा था। कहने लगे, अरे तुम्हारा नाम उर्वशी है, बहुत ही सुंदर नाम है और तुम खुद भी बहुत ही सुंदर हो। वो एक लम्हे के लिए रुके और फिर मुस्कुराकर बात करनी शुरू कर दी। उस दिन के बाद उनके शब्दों में कुछ बदलाव नजर आने लगा था, जो पहले लापरवाही से गुजर जाते थे, अब रुकने लगे थे। बात करने लगे थे वो बातें जो कभी उनकी पत्नी के सामने हुआ करती थी, अब अकेले में होने लगी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और मैं रोज इस जाल से बचने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो सुबह ऑफिस नहीं गए थे। मैं आंगन की झाड़ू दे रही थी कि वो आए और कहने लगे कि आज काम मत करो, मेरे साथ बैठो। मैं खामोश हो गई। सिर झुकाकर कहने लगी कि रागिनी मैडम नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं उससे बड़ा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि मेरे पास बैठो तो बैठो। उनके शब्दों में जबरदस्ती थी। मैं पीछे हट गई और वो हंसने लगे। कहने लगे कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। उस दिन के बाद मैं दिन में काम करती और रात को जाकर अपनी माँ को याद करती थी। रागिनी मैडम को कुछ अंदाजा हो गया था। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि कोई शिकायत है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं मैडम जी, मगर वो जान चुकी थी कि मैं परेशान हूँ। औरत का सिक्स सेंस धोखा नहीं खाता। सब कुछ पहले जैसा था, सुबह सफाई, दोपहर को झाड़ू, शाम को बर्तन। मगर उस दिन रागिनी मैडम अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी और अनंत साहब बंगले में अकेले थे। मैं हमेशा उनकी मौजूदगी में अपने आप को छुपाकर रखती थी, जैसे दीवार बन जाऊं और वो मुझे देख ही ना सके। शाम का समय था, मैं आंगन में पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक उनकी आवाज आई, उर्वशी, इधर आओ। एक लम्हे को मैं रुकी, फिर धीरे से चलती हुई हॉल में पहुंची। मैंने कहा कि जी साहब। वो सोफे पर लेटे हुए थे, हाथ में सिगरेट और आंखें लाल थीं। कहने लगे कि एक कॉफी मेरे लिए ले आओ और अपने लिए भी लेकर आना, साथ में बैठकर पिएंगे। मैं किचन में आ गई। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल में प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से रागिनी मैडम आ जाए या फिर कोई मेहमान आ जाए। मैं जल्दी से कॉफी लेकर अंदर आई तो उनकी नज़र मेरे चेहरे पर चिपक गई, वो नज़रें जो एक नौकरानी पर नहीं, एक शिकार पर होती है। उन्होंने कहा कि तुम उधर क्यों खड़ी हो, आकर मेरे साथ बैठो ना। मैंने कहा कि नहीं साहब, मैडम जी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैडम जी को कौन बताएगा, और वैसे भी मैं कह रहा हूं तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है। मेरे कदम पीछे को हो गए, मगर उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने कहा कि छोड़ दो साहब जी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़की को मैं महल में भी रख सकता हूँ। बस एक रात में चिल्लाने लगी और कहा कि बस कीजिए साहब, मगर उन्होंने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि
कि मैं पूरी ताकत लगाकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। फिर मैंने उनके बाजू पर नाखून मारे, पैर से उनको धक्का दिया और चीखें मारी तो वो भी पीछे हट गए। मैं भागकर किचन में गई, दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मार रहे थे। उर्वशी, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं ज़मीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। ऊपर वाले को याद कर रही थी कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, बस अब जान भी बचा लो। काफ़ी देर बाद जब सब खामोश हो गया, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो जा चुके थे। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। मगर अगली सुबह एक नई मुसीबत आ गई थी। अभी मैं झाड़ू दे ही रही थी कि रागिनी मैडम गरजते हुए आई। हाथ में एक डिब्बा था। कहने लगी कि कहाँ है वो लॉकेट जो मेरी माँ की निशानी थी। मैंने हैरान होकर कहा कि कौन सा मैडम जी? उन्होंने कहा कि मासूम मत बनो, वही लॉकेट जो मेरे कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा, मैडम जी, ऊपर वाले की सौगंध, मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दूसरी नौकरानी से कहा कि इसकी तलाशी लो और वो लॉकेट जो मैंने कभी देखा भी नहीं था मेरे सामान में से निकल आया। मेरी सांसें रुक गई थीं, हाथ कांपने लगे। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और कहा कि ये किसी ने रखा है मेरे सामान में। मैडम जी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं चोर नहीं हूँ। वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, अनंत ने खुद तुम्हारे कमरे से इसे निकाला है। मेरी आंखें अनंत साहब की तरफ गईं, वो जो खामोश खड़े हुए थे, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मैं समझ गई कि उन्हें मेरी इज्जत नहीं मिली तो उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। पुलिस आई, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, मैडम जी के आगे रिक्वेस्ट की और कहा कि मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको परवाले का वास्ता। उन्होंने कहा कि बकवास बंद करो, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इज्जत की कीमत लगाकर आती है और नाकामी का बदला लेकर चली जाती है। लोग तमाशा देख रहे थे। मैं वो उर्वशी जिसने इस घर में बरसों झाड़ू पोछा किया। झूठे चोरी के इल्जाम में पुलिस एक में बैठी थी। जेल में पहुंचते ही मुझे कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरे में दीवार से टेक लगाकर मैं सिर्फ एक शव दोहरा रही थी कि माँ, आप मुझे क्यों छोड़ गईं? और ये वही राह थी जब पहली बार एसएचओ ललित वर्मा ने मुझे देखा था। दरवाज़ा खुला, एक धमाके की आवाज़ के साथ नई कैदी। वार्डन ने दहाड़ते हुए कहा। मैं डरी हुई बैठी थी, जैसे जानती थी कि अब जो दरवाज़ा बंद होगा वो मेरे भाग्य पर दाग लगा देगा। मैं जेल की कोठरी में दाखिल हुई। कच्ची सी ईंटों वाली तंग जगह जहां पंखा भी धीरे धीरे चल रहा था और दीवारों पर नमी थी। एक कोने में चटाई पर दो औरतें बैठी हुई थीं, जिनके चेहरे पर बीती हुई जिंदगी की लकीरें थीं। इनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और वो हंसती हुई आई। कहने लगी कि चोर हो या कातिल, मैंने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर नजर जमाकर बैठी रही। मेरे आंसू बंदर ही अंदर बहने लगे थे। मैंने सोचा था कि गरीबी परेशानी होती है, अनाथ होना दुख होता है, मगर ये जो औरत पर इल्जाम होता है ये तो मौत से भी बदतर है। 3 दिन गुजर गए थे। सुबह शाम की गिनती में बेलने वाली रोगियों और इन दीवारों से टकराती सिसकियां, यही मेरी जिंदगी का रूटीन बन चुका था। फिर एक दिन वो आया, उसने आवाज़ लगाई। उर्वशी, उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। मैंने नज़र उठाई। एक ऊंचे कद का आदमी वर्दी में, जिसकी आंखों में हैरत और खामोशी थी। वो ऐसे जो ललित वर्मा था, उसने मेरा केस सुना था। अब वो खुद मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा कि जी, उसने कहा कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम है, मगर मैं तुम्हारी आंखों में डर तो देख रहा हूँ। चोर की चमक नहीं। मैंने नज़रें चुरा लीं और कहा कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले की सौगंध। उन्होंने कहा कि सौगंध रहने दो, यहाँ हर कोई बेगुनाह है, बस फर्क ये है कि किसी की किस्मत में इंसाफ होता है तो किसी की किस्मत में सब्र। वो पलटा और जाने लगा, मगर जाते जाते कहने लगा कि तुम्हारा केस मैं खुद देखूंगा। अगले दिन मुझे दफ्तर में बुलाया गया। एक छोटा सा कमरा, लकड़ी की टेबल और दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, मैं सामने थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम उर्वशी है और तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने लॉकेट चोरी किया है, लेकिन मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कोई आरोप नहीं, तुम्हें घरेलू नौकरानी हो जो किसी की हवस का निशाना बनी, और फिर इल्ज़ाम का। मैंने धीरे से कहा कि
मैडम जी को मेरी सफाई सुनने का वक्त ही नहीं था। ललित वर्मा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहने लगा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी जमानत हो सकती है और मैं तुम्हें इस गंदगी से निकाल सकता हूं। मगर मैं खामोश हो गई। मेरी सांसें थम गई थीं। ऐसे शब्दों का साफ मतलब होता है कि कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने भी अपनी शर्त रख दी थी और कहा था कि मेरी एक शर्त है। तब मैंने सिर उठाया। दिल धक धक कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे फायदा नहीं उठाना चाहता। उर्वशी, मैं चाहता हूं कि तुम उस इज्जत के साथ इस जेल से निकलो जो तुम्हारे चेहरे से छीन चुकी है। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो। जेल की दीवारें एक गवाह बन गईं। मैं उर्वशी, जिसे जमाने ने ठुकरा दिया था, जिस पर चोरी का इल्जाम था और जिसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, उसे एक पुलिस ऑफिसर शादी को कह रहा था। मैंने कहा, आप मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, बस मैं तुम्हारे अंदर की औरत को बचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी टूटना नहीं चाहिए। मैंने नज़र झुका ली और मुझे अपनी माँ याद आई। अगर वो जिंदा होती तो इस लम्हे मुझे आशीर्वाद देती। ललित वर्मा एक अकेला इंसान था जिसकी आंखों में हवस नहीं थी, बल्कि मेरे लिए तरस था। मैं कोठरी में वापस गई तो एक लड़की मोनिका ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, क्या कह रहा था? SHO? मैंने कहा, शादी करना चाहता है। वो पहले तो चुप रही, फिर कहने लगी, अगर वो इज्जत दे तो पकड़ लो। ये मौका बाहर की दुनिया तो हम जैसियों को मिट्टी से भी सस्ता समझती है। सारी रात मैं जागती रही थी। सोचती रही, वो इंसान मुझे इन झूठी सलाखों से आज़ाद कर सकता था। क्या मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? क्या मेरी किस्मत में कोई सुकून बचा है? सुबह सूरज निकला और मैंने दिल में एक फैसला कर लिया। ललित वर्मा के सामने पहुंची और धीरे से कहा कि अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं राजी हूं, मगर मैं नौकरानी हूं और आप एक SHO हो। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि इंसाफ और मोहब्बत दोनों का संबंध रुतबे से नहीं होता, नियत से होता है। मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं, तमाशा नहीं। शाम को शादी हो गई। जेल से नहीं, कोठरी से नहीं, मेरे नसीब से मैं उर्वशी, जो कभी नौकरानी थी, अब एक SHO की पत्नी बन गई थी। मगर किस्मत इतनी आसानी से रहम नहीं खाती। शादी के राज जब मैं पहली बार दुल्हन के रूप में उसके सामने स्टेज पर बैठी हुई, तब वो राज सामने आया जिसने मेरे कदमों से जमीन निकाल दी थी। मैंने अंजू को पहली बार उस दिन ध्यान से देखा था, जब वो धीमी आवाज में मेरे करीब आकर के कहने लगी कि तुम वही हो ना जिसको उसकी सुंदरता ने बर्बाद किया। मैं चौंक गई। मेरे हाथ में कपड़े धोने की टब थी। मैंने उससे नजर बचाई, जैसे उसकी बात सुन ही नहीं पाई हूं, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा शोर मचने लगा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, उर्वशी, अंजू ने एक बार फिर से धीरे से कहा। मैंने खुद को संभालना और धीरे से कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट जहर में बुझी हुई थी, जैसे बरसों की जली हुई राख के नीचे कोई शोला अभी तक जिंदा हो। वो कहने लगी कि कुछ नहीं, बस तुम्हें एक बात बतानी है। ये जेल तो तुम आज या कल छोड़ दोगी, मगर औरत के हिस्से की जो जेल है वो तो उम्र कैद है। उसने कहा, और वाशी मजलूमियत, खामोशी और खुद पर इल्ज़ाम उठाकर जीना, यही सबसे बड़ी कैद होती है। मैंने उसकी आंखों में देखा जिसमें वो उजड़ी हुई बस्तियां थीं, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया था या फिर किसी और का पाप अपने सीने से लगा लिया हो। मैंने कहा कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? उसने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी वही बोझ उठा रही हो जो मैंने बरसों पहले उठाया था। मालकिन के पति अनंत की नज़र तुम पर ही थी ना? उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। उसका नाम जुबां पर आया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर तक मुझे तोड़कर रख दिया हो। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में भी आया था। मैं भी किसी जमाने में नौकरानी थी। एक और हवेली में वही आंखें, वही अंदाज, वही चिकनी चुपड़ी बातें और फिर वही इल्ज़ाम, वही बदनामी। मैं कुछ नहीं कह सकी। उसकी बातें सुनकर मेरा गला सूख गया था। उसकी बातों में मेरी ही कहानी थी। मैंने कहा कि फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा कि मैं भाग गई, इज्जत बचाने की कोशिश की, मगर समाज तो इज्जत की लाश कभी पोस्टमार्टम करता है। आखिर में इसी जेल में पहुंच गई। या कैदी नहीं, इल्ज़ाम में जकड़ी हुई औरतें हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। फिर धीरे से कहने लगी कि SHO ललित वर्मा, उसने मुझसे शादी कर ली है।
कहता है कि इज्जत दूंगा। अंजू की आंखों में पहली बार एक चमक आई थी, मगर वो जल्द ही बूझ गई। उसने कहा, अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो थाम लो उसका हाथ, मगर खबरदार रहना, अगर उसने भी तुम्हें मोहब्बत के पर्दे में कहीं और धकेल दिया तो ये जेल की दीवार भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मैं उस रात जागती रही थी। अंजू की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उसने कहा, लड़की अगर सच बोल दे तो बेशर्म कहलाती है, और अगर खामोश हो जाए तो मजबूर तुम क्या हो उर्वशी, तुम्हें इस बात का खुद फैसला करना है। अगले दिन जब ललित वर्मा मुझसे मिलने आया तो मैंने उसकी आंखों में पहली बार खुद को तलाश करने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में कोई गलत मतलब नहीं था, मगर अंजू का साया मेरे दिमाग पर था। हर बात में शक का जहर खुलता जा रहा था। उसने कहा कि उर्वशी, मैं तुम्हें नई जिंदगी देने जा रहा हूं। अब ये दीवार नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारी पनाह होगी। मैं सर हिला दिया, मगर अंदर कोई आवाज थी जो कह रही थी कि अंजू संभल कर, जो लड़की एक बार इल्जाम की पकड़ में आ जाए वो कभी पूरी आजाद नहीं होती। जेल के आखिरी दिन अंजू मेरे पास आई और एक छोटा सा कागज मेरे हाथ में थमाया। कहने लगी कि इसे कभी अकेले में पढ़ना, और अगर तुम्हारी जिंदगी में वो ना हो जिसका वादा किया गया है तो याद रखना उर्वशी, तुम अकेली नहीं हो। मैंने वो कागज अपने सीने से लगा लिया। आज नहीं, मगर किसी दिन जरूर इसे पढ़ूंगी। जब जेल के दरवाजे मेरे पीछे बंद हुए तो दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा था। बाहर रोशनी थी, खुला आसमान था। ये आज़ादी नहीं थी, बस एक जेल से टिकट का सफर था। बस फर्क सिर्फ दीवारों का था। ललित वर्मा ने वादा किया था कि इज्जत दूंगा। शादी हो चुकी थी, मेरा नाम उसके साथ जुड़ चुका था, पर दिल अभी भी खाली था, जैसे मैं किसी का साया बन गई हूं, जिसकी ना कोई आवाज है न पहचान। गाड़ी में बैठते ही उसने नरम शब्दों में कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो उर्वशी, सब कुछ नए तरीके से शुरू करेंगे। मैंने बस खिड़की से बाहर देखा। चुपचाप उसके शब्द दिल से दिमाग में गूंज रहे थे। नई तरह से कैसे, जिन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, जिन्होंने मेरे कैरेक्टर को उछाल दिया, उनके साए कैसे पीछे रह जाएंगे। ललित ने मुझे अपने एक पुराने बंगले में रखा। शहर से थोड़ा हटकर सुनसान इलाके में। उसने कहा कि ये तुम्हारा नया घर है, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने कमरे की दीवारों पर निगाह डाली। हर दीवार जैसे बीते हुए समय के बारे में कुछ जानती थी। पहली रात शादी की बात थी, वो रात जिसका डर अंजू की बातों ने मेरे अंदर तक बिठा दिया था। मैंने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी वीरानी थी। ललित वर्मा आया, धीरे से दरवाजा बंद किया, खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। फिर एक लम्हे को उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि उर्वशी, मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा जो दूसरों ने किया। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, जितना देर चाहो फासला रख सकती हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं कुछ नहीं बोली। उसके शब्द धूप की तरह लगे जो अंधेरे के अंदर रोशनी डालना चाहते थे, मगर मेरे अंदर का अंधेरा अभी जिद्दी हो चुका था। अगली सुबह वो नाश्ता बनाकर लाया। मैं हैरान थी। केचप में बनी आमलेट जली हुई थी, मगर नीयत साफ थी। दिल कर रहा था कि मुस्कुरा दूं, मगर होठों पर जमी हुई खामोशी की परतें हिलने नहीं दे रही थीं। वो दिन गुजर गए। ललित ने एक बार भी मुझसे शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। मैं हैरान थी कि एक मर्द जो इश्क में पागल होकर जेल से निकलता है, वो ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकता है, या फिर वो कुछ और सोच रहा है। तीसरे दिन जब मैं सुबह पौधों को पानी दे रही थी, एक औरत दीवार के उस पार से झांक रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो किसी से कह रही थी कि ये कौन है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया खामोशी से तुम्हारी कहानी पढ़ रही होती है। ललित ने मुझे आज़ाद किया, मगर इस समाज ने मेरी आज़ादी को भी कैद में बदल दिया था। एक शाम मैंने ललित से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, लोग हमें स्वीकार कर लेंगे। वो देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तुम अपने आप को स्वीकार कर लो, लोग बाद में कर लेंगे। ये बात मेरे दिल को लगती थी। अगर बीते हुए समय का जहर शरीर में ना उतरा होता तो मुझे वो रात याद आती थी जब मालकिन ने मुझ पर जेवरात चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया था। पुलिस आई थी, मुझे घसीट कर ले गई थी, और अनंत, वो जो असली मुजरिम था,
वो मुस्कुराकर मुझे जाते हुए देख रहा था। जेल में सब कुछ बदला था। वह अंजू थी जो कहती थी औरत अगर खामोश रहे तो लाचार बनती है और अगर बोल दे तो बेशर्म। मैंने बोलना सीख लिया था पर आवाज दब जाती थी। ललित एक अच्छा इंसान था, ये समझ आ रहा था, मगर मेरे अंदर जो उर्वशी दबी हुई थी वो अभी भी डरी हुई थी। उसने कहा था कि इज्जत देखा, और सच में अब तक उसने मुझे छुआ तक नहीं था, मगर ये सुकून, ये भी किसी तूफान से पहले वाली खामोशी थी। एक रात में छत पर चली गई, अंजू को याद किया और उसका दिया हुआ कागज अभी भी मेरे पास था। उस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, अगर उसने तुमसे शादी के अलावा भी कुछ मांगा तो मत डरना। उर्वशी अब कैदी नहीं है, उर्वशी अब एक आग है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया। अब मुझे अपनी ताकत याद आ रही थी। अब मुझे ये यकीन होने लगा था कि शायद अब की बार मैं लाचार नहीं हूं, गवाह बनकर जीने वाली हूं। जब छठा दिन आया तब तक मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त और दिमाग धुंधला सा हो चुका था। सुबह की रोशनी किसी नई उम्मीद की तरह खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर मेरे अंदर जैसे कोई ताला पड़ा हुआ था। रात गुजर चुकी थी, मगर मेरा डर, बेचैनी अभी भी बाकी थी। शादी की रात मैंने खुद को समझा रखा था कि शायद ये मर्द बाकियों से अलग है, शायद किस्मत ने अब की बार मुझे धोखा नहीं दिया। फिर दोपहर को ललित आया था। उसके हाथ में लाल रंग का लहंगा था। उसने मेरी तरफ करते हुए कहा कि आज रात तुम मेरी दुल्हन बनोगी, वैसे ही जैसे हर पत्नी बनना चाहती है। उसकी आंखों में नरमी थी, मगर कुछ छुपा हुआ था, एक हल्की सी चमक जो मेरे दिल को चुभ गई थी। मैंने वो कपड़े पकड़ लिए, कमरे में जाकर कपड़े बदल लिए, खुद को आईने में देखा। वही चेहरा जो किसी के दरवाजे से लौट कर आया था, वही आंखें जिनमें सपने मरकर राख हो चुके थे, मगर आज एक लम्हे को लगा जैसे सब कुछ रूटीन पर आ रहा है। अंधेरी रात, कमरे में धीमी सी रोशनी, गुलाब की खुशबू, और मैं दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मेरे कानों में अंजू की आवाज गूंज रही थी, जिंदगी की सबसे बड़ी सजा वो होती है जो धोखा बनकर आए। दरवाजा खुला, ललित अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सा कीन एंड फ्यूजन था। मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ थामा। मैं खामोश हो गई। उसने धीरे से कहा कि उर्वशी, एक बात है जो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। अब आज की राह, शायद तुमसे सच न बोलूं तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सिर्फ खामोशी से बैठी रही। उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं। उर्वशी, पहले से ही ये सुनकर तो मेरे कानों में ऐसे पड़ा जैसे किसी ने कानों के करीब बम फाड़ दिया हो। दिल जैसे तेज धड़कने लगा, शरीर पसीने से भीगने लगा। मैंने सिर्फ सवाल करते हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा कि मेरी पत्नी बीमार है, बरसों से उसे बड़ी बीमारी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए चाहा कि तुमसे शादी कर लेता हूं। तुमसे मेरा एक गुनाह जुड़ा हुआ था जिसे मैं दिल में दफन किए जी रहा हूं। मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, कौन सा गुनाह? वो पलक झुकाकर कहने लगा कि अनंत, उसको मैं जानता था। उर्वशी, तुम पर जो इल्जाम लगा वो झूठा था और मुझे खबर थी, मगर मैं खामोश रहा। शायद उस समय तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैंने खुद से झूठ बोल लिया कि तुम बेकसूर नहीं हो। फिर जब तुम जेल में आई और तुम्हें देखा तो दिल मान गया कि सिर्फ तुम लाचार नहीं, तुम मासूम भी हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं धीरे से कहने लगी कि ये शादी, वो कहने लगा कि ये शादी एक माफ़ी है, मगर मैं सच बोलने के लिए आया हूँ। तुम चाहो तो आज ही चली जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। मैंने सिर्फ अपना पाप धोना चाहा, मगर मैं तुम्हें घसीटना नहीं चाहता था। मैंने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, दिल जैसे कांच की तरह बिखर गया हो। जो औरत का सहारा था वो भी ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा था। मेरे पास न कोई रिश्ता था, इतना कोई मुकाम था, सिर्फ एक सच था जिसने मेरी रात को फिर से किसी अंधे कुएं में फेंक दिया हो। ललित चुपचाप उठा, कमरे से निकल गया। मैं सारी रात वहां बैठी रही। लाल जोड़े में जीस पर अब गुलाब की खुशबू नहीं थी, सिर्फ धोखे की बदबू बसी हुई थी। ये शादी भी झूठ निकली। बस फर्क ये था कि अब मैं इतनी कमजोर नहीं थी कि खामोशी से सब कुछ सहेली थी। अब मैं जान चुकी थी कि अगर औरत खुद को बदलना शुरू कर दे तो उसकी दुनिया सारी जेलें अपनी हिम्मत से हिला सकती है। रात बीत गई थी और मैं सुबह नई जंग के लिए तैयार हो चुकी थी। शादी की रात का सच
मेरे अंदर एक तूफान छोड़ गया था। ललित के शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। ये शादी मेरे लिए एक माफी है, मगर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। दरवाजा बंद था, खिड़कियों पर सलाखें लग, कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं था। मैंने जब दरवाजा खोलना चाहा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। घबराकर दरवाजा पीटना शुरू किया, चीख ही चिल्लाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। कई घंटे के बाद दरवाजा खुला। ललित अंदर आया। उसके हाथ में नाश्ता था, मगर चेहरे पर वही नरमी थी। उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे अंदर का दर्द बाहर निकल आया हो। मैंने रोते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो? शादी की थी तो कैद क्यों किया? वो हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसी किसी वैश्य की होती है। उसने कहा कि तुमने इसे शादी समझा? उर्वशी, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होती है। मैंने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, मगर वो करीब आया और कान में कहा कि एक नौकरानी होकर तुम में इतनी अकड़ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पत्नी नहीं कैदी बनाया है, तुम मेरे हुक्म के गुलाम हो। उसकी बात सुनकर जैसे मेरी सांसें थम गई थीं। वो कहने लगा कि तुम्हारी खूबसूरती को मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपने साथ पार्टीज में लेकर जाऊंगा। तुम्हें मेरे दोस्तों के लिए सजना होगा। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। उर्वशी, मैं चीखी और कहा कि मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं। तुम मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि तुम्हारी चीखें बाहर नहीं जाएंगी और तुम यहां से बाहर नहीं जाओगी। मैं बेबस दरवाजे से लगी रही और रोती रही। हर रात वही मुकाम होता था। दरवाजे के करीब जमीन पर बैठी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान मुझे इस जेल से निकाल देना। कोई दोस्त ना, कोई मोबाइल ना, रिश्तेदार। मैं अनाथ थी, जड़ से कटी हुई, और अब एक नरक में फंस चुकी थी। कभी कभी सोचती थी कि अंजू सही कहती थी कि औरत की सबसे बड़ी जेल मजलूमियत है, तो मैं इस जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में कैद थी। ललित दिन को वर्दी में अच्छा इंसान बनता था, लोगों के झगड़े सुलझाता था, मगर रात को एक भेड़िया बन जाता था। एक दिन उसने मेरे कमरे में आकर कहा कि कल तुम मेरे साथ एक स्पेशल पार्टी में चलोगी, वहां तुम्हें सब जाएंगे। मेरी खूबसूरत ट्रॉफी के तौर पर मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने दीवार से सिर टकराकर अपनी खामोशी चेक में बदल दी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस कैद से कैसे निकला जाए, पर मेरे दिल में एक फैसला जन्म लेने लगा था। मैं लड़ूंगी, जैसे भी हो, इस कैद को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उर्वशी नहीं, एक ऐसी औरत हूं जो जागती है तो दुनिया बदल देती है। वह कमरे के कोने में बैठी थी, काली चादर में लिपटी दीवार पर नजर जमाकर। रात के 3 बज रहे थे। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ललित की दी हुई धमकियों मेरे कानों में गूंज रही थीं। तुम्हें पत्नी बनाया है ताकि दुनिया के सामने इज्जत का ढोंग कर सकूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हें कैदी से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी सुंदरता को मैं कैश करूंगा, पार्टियों में लेकर जाऊंगा, और जब दिल भर गया तो दरवाजे से निकाल दूंगा। मेरी आत्मा कांप उठी थी, मगर आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। 3 रातों से लगातार मैं प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ, कि ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाए। तभी एक दिन ऐसी आवाज आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उर्वशी आवाज को जानी पहचानी थी। मैं लपक कर दरवाजे के पास गई, मगर खामोशी से कान लगाकर सुनती रही। उसने कहा कि उर्वशी, मैं अंजू हूं। मेरा दिल धड़क उठा था। अंजू वहीं जेल में मिलने वाली लड़की। ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आ सकती थी, और वो भी ललित जैसे आदमी की कैद खाने में। मैंने दबी दबी शब्दों में कहा कि तुम यहाँ कैसे आई? मैंने कहा कि दरवाजा खोलो। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ सुनो, मैंने सारी हकीकत जान ली है। ललित और अनंत सिर्फ पुराने दोस्त नहीं, वो गुनाहों की मंडी के सौदागर हैं, और तो और लड़कियों को फंसाते हैं और फिर बेच देते हैं। तुम अगली थी, मगर मैं वक्त पर पहुंच गई हूं। मैं कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। उसने कहा कि जब तुम जेल में आई थी, मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी। तुम जैसी लड़कियां बिकती नहीं तो उठ जाती हैं, मगर मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूं। मैंने कहा, पर तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा कि मेरा पति इनका साथी था। मैंने उसकी फाइलें में तुम्हारी तस्वीर देखी थी। उसे छोड़कर आई हूं, मगर तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछने लगी, मगर कुछ शब्द गले में फंस गए थे। कई महीनों बाद किसी ने मेरा नाम इज्जत से पुकारा था। उसने कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, उसने मुझे कैद करके रखा है। उसने कहा कि ठीक है, मैं बाहर हूं,
और तुम्हारे लिए इंतजाम कर चुकी हूँ, पुलिस से नहीं, क्योंकि वो उनके साथ है। औरतों की एक टीम है। लाचार और बेसहारा औरतों की मदद करने वाली तुम जैसी लड़कियों के लिए तुम्हें मैं वहां ले जाऊंगी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर वो आ गया तो उसने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। उर्वशी, मैं वादा करती हूं ये कैद तुम्हारी आखिरी रात है। इतने में बाहर एक गाड़ी की आवाज आई। अंजू जल्दी से कहने लगी कि वो आ गया है, पीछे हट जाओ, मैं कल फिर से आऊंगी और इस बार दरवाजा खुलवाऊंगी जंजीर तोड़ने के लिए। मैं दीवार से लगकर बैठ गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ललित अंदर आया। वो नशे में था। उसने मुझे नजर भरकर देखा और कहा, ये रुती हुई आंखें और ये थकी हुई आवाज देखो उर्वशी, तुम जैसी लड़कियां बाजार की रौनक होती है। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम मेरी शुक्रगुजार होने के बजाय मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी मेरा इकलौता हथियार थी। उसने कहा कि कल तुम्हें मेरे खास दोस्त की पार्टी में जाना है, वहां तुम्हें पहचान मिलेंगे उर्वशी, वो पहचान जिसके बाद दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो हंसने लगा, नशे में लड़खड़ा रहा था और कमरे में जाकर गिर गया। मैं बिस्तर के कोने में जाकर बैठ गई थी। अंजू की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम अब अकेली नहीं हो उर्वशी, मुझे अंजू से उम्मीद हो चली थी। सुबह होने वाली थी और शायद एक नई जिंदगी की भी अंजू मुझे बचाने के लिए आ गई थी। उसके हाथ में एक डायरी थी। मैंने अंजू के हाथ से वो पुरानी सीलन वाली डायरी ली तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वो कहती कि उर्वशी में तुम्हारा सच है, तुम्हारी तबाही की असली कहानी। मैंने डायरी का पहला पेज खोला। वो मोहित नाम के किसी इंसान की लिखी हुई थी। किसी समय वो भी इन्हीं लोगों का हिस्सा था, मगर अब शायद सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। मैंने डायरी पढ़ना शुरू की। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। 15 मार्च अनंत ने आज फिर वही बात दोहराई कि उर्वशी को काबू में लाना जरूरी है, उसकी खूबसूरती को बर्बाद नहीं होने देना। ललित ने उससे वादा किया कि जेल की मदद से सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि औरत का डर जेल के दरवाजे से ज्यादा कहीं नहीं होता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पेज पलटती गई। फिर 17 जून। ललित ने अनंत को यकीन दिलाया कि उर्वशी की जेल से रिहाई के बाद वो खुद शादी करेगा, मगर शादी का मकसद सिर्फ ये होगा कि वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सके, उसे नीलामी की महफिलों में पेश करे, स्पेशल पार्टियों में लेकर जाए। अनंत ने हंसकर कहा कि एक नौकरानी को मालकिन बनने का सपना दिखाकर बर्बाद कर देना, यही तो असली खेल है। मैंने दीवार का सहारा लिया। मेरे कदम कांपने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने अपने जीने की बुनियाद समझा था। ललित वर्मा को जैसे मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा समझा था, वही मेरा सौदागर निकला। डायरी के पेज में तस्वीर थी। एक तस्वीर में ललित और अनंत एक साथ बैठे हुए थे, नशे में खुद हंस रहे थे। उनके बीच में मेरा चेहरा काटकर चिपका दिया गया था। मैंने चेक मारकर डायरी नीचे फेंक दी थी। अंजू ने मुझे संभालना कहने लगी कि ये शुरुआत है उर्वशी, इस खेल के पर्दे उठना बाकी है। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे हर लम्हे अपनी बेबसी का बोझ महसूस हो रहा था। हमने वो डायरी हिफाजत से रख ली थी। अंजू ने कहा कि उर्वशी, अब हमारे पास हथियार है। अब तुम्हें एक बगावत बनना होगा, लाचार नहीं। अब तुम इंसाफ की जंग का चेहरा बनोगी। मैंने हौसले से सर हिलाया। अब उर्वशी वो नौकरानी नहीं रही थी जो अनंत की नजरों से बचती थी। अब मैं वो औरत बन चुकी थी जिसने अपनी बेबसी को हथियार में बदल लिया था। अब वक्त था इन दरिंदों के चेहरे से नकाब नोचकर दुनिया को उनका असली रूप दिखाया जाए, और इनकी पहली ईंट वो डायरी थी जो अब मेरे दिल के साथ मेरे हाथ में भी थी। अदालत की सीढ़ियों चढ़ते समय मेरे कदम भारी हो गए थे, मगर दिल मजबूत था। मैं उर्वशी जी से कभी नौकरानी कहा गया था, जिसे चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया था, जिसे धोखे से पत्नी बनाकर गैड में रखा गया था, अब खुद इंसाफ की जंग लड़ने के लिए चली थी। मेरे साथ अंजू भी थी, वहीं जो जेल में मेरे जख्मों की गवाही बनी थी और जिसने मोहित की डायरी मेरे हवाले कर दी थी। उस डायरी ने मेरी आंखें खोल दी थीं। ललित और अनंत का हर वो प्लान, हर मुकाबला, हर गलत इरादा इस डायरी में छुपा हुआ था। इस डायरी के हर पन्ने पर लिखा हुआ था। अदालत के कमरे नंबर 60 में हम दाखिल हुए।
मेरे कदम में एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन नज़र में एक फैसला। अनंत और ललित के हाथ साफ हो। उनके वकीलों की फाइलें में ताकत, दौलत और सियासत छुपी हुई थी, मगर मेरे हाथ में सिर्फ सच था। जब मेरा नाम पुकारा तो सन्नाटा छा गया था। मैंने गवाही के लिए कटघरे में कदम रखा। उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहती हो? मैं सूर्यवशी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी माँ को याद किया और फिर कहने लगी कि मेरी कहानी की शुरुआत एक चाय के कप से हुई थी। जब मालकिन के पति ने पहली बार मुझे गलत नज़र से देखा था, उस दिन मैं खामोश रही थी और वही खामोशी आज मुझे इस अदालत में ले आई है। मैंने हर सच बयान किया। नौकरी का दौर, झूठा इल्जाम, जेल, ललित के साथ शादी की शर्त, शादी की रात का सच, अनंत की साजिश और मोहित की डायरी। अदालत में हर इंसान जैसे दंग रह गया हो। सिर्फ जज का कलम चलता रहा। फिर अंजू गवाह के तौर पर आई थी। उसने वो सब कुछ कहा जो उसने जेल में देखा था, सुना था और वो महसूस किया था। वो चीखी, जज साहब, औरत होना कोई जुर्म नहीं। उर्वशी को सिर्फ एक खूबसूरत शरीर समझा गया, ना कि इंसान। जब डायरी अदालत में पेश हुई तो उसे वकील ने फर्जी साबित कर दिया। कहा कि ये सब झूठ है और बेबुनियादी इल्जाम है, जज्बाती ड्रामा है। वो चीखा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर औरत की चेक अदालत में ड्रामा लगती है तो शायद ये अदालत सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए ही बनी है, लाचार और बेसहारा लोगों के लिए नहीं। मगर ये वो लम्हा था जब गवाह बदलने लगे। वो औरत जो मालकिन के घर में नौकरानी थी, अदालत में आई मगर बयान बदल दिया। कहने लगे कि उर्वशी खुद गलत नियत रखती थी। अनंत साहब तो शरीफ इंसान है। दूसरा गवाह, जो वीडियो के वजूद का गवाह था, अदालत में आया और कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं देखा, न कोई डायरी न वीडियो। मेरी आंखों में नमी थी मगर हार नहीं मानी। जज साहब ने केस मुलतवी कर दिया था और अगली तारीख दे दी थी। अदालत से निकलते हुए ललित ने धीरे से कहा, ये अदालत भी हमारी जेब में है। उर्वशी, तुम्हारी कहानी अब खत्म होने वाली है। मैं रुक गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि कहानियों खत्म नहीं होती ललित, वो सिर्फ बदल जाती है और मेरी कहानी में अभी अंजाम बाकी है। मैं जब अदालत में दाखिल हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर जमीन मेरे पैर से खिसक रही हो। मगर मैं रुकने वाली नहीं थी। बरसों की बेइज्जती, जाति धोखा और वो जख्म जिसे मैंने खुद मरहम दिया था, आज उन सब का हिसाब लेना था। मैंने गवाही दी। अनंत और ललित की चेहरों पर एक कॉन्फिडेंस था, जैसे कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदालत में जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ी, गवाहों के बयान बदलने लगे। अंजू अदालत में मौजूद थी। उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं, मुझे हौसला देती हुई। मगर मैं वहीं देख रही थी कि जो गवाह कल तक सच बोलने को तैयार थे, आज नजर झुका रहे थे। मोहित अभी तक अदालत नहीं पहुंचा था और मेरे दिल में बहुत सारे सवाल और डर पैदा होने लगा था कि शायद वो भी डर में आकर मुक्कड़ न जाए। अदालत का वक्त खत्म होने के करीब पहुंचने वाला था। जज साहब फैसला करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खुला और मोहित अदालत में दाखिल हुआ। सबकी नज़र उस पर थी। वो थका हुआ सा लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी थी, सच की रोशनी। जज के कहने पर उसने गवाही देना शुरू किया। उसने बताया कि मेरा नाम मोहित है और मैं बरसों से ललित का दोस्त और उसके कई सीक्रेट्स के बारे में जानता हूँ। मगर आज मैं उर्वशी के साथ होने वाली नाइंसाफी का सच अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर जैसे अदालत में सन्नाटा छा गया था। मोहित ने डिटेल से बताया कि कैसे उर्वशी को पहले अनंत ने बहकाया था, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और फिर जेल में डलवा दिया। फिर ललित ने उसे शादी का झांसा देकर अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। मगर मैंने खुद वो वीडियो देखी थी जहां अनंत और ललित उर्वशी की नीलामी की बात कर रहे थे। उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, एक रात में लगभग 2 लाख से कम नहीं कमाएगी। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा मेरी आत्मा पर किसी ने चाकू मार दिया हो, मगर दिल को इस बात का भी सुकून था कि सच अब सामने था। फिर मोहित ने वही डायरी अदालत के सामने पेश की जो अंजू ने मुझे दी थी। जज ने गहरे अंदाज में डायरी को खोला, उसके पेज पलटने लगे। अदालत में हर चेहरा सीरियस हो गया था। अनंत और ललित के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। इस मौके पर रागिनी मैडम भी अदालत के कमरे में मौजूद थीं।
उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बहुत धीमी आवाज में कहने लगी, उर्वशी, मैंने तुम पर जुल्म किया। मुझे लगा कि तुम मेरे पति को बहका रही हो, मगर सच तो ये था कि तुम खुद एक शिकार थी। मुझे माफ कर दो। मैंने उनकी तरफ देखा। वही आंखें जिसमें कभी नफरत थी अब शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। जज साहब ने कार्यवाही पूरी करने के बाद फैसला सुनाने का समय मांगा। अदालत बर्खास्त हो गई, मगर मुझे लगा जैसे मेरी लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा आज हल हो गया। मैंने मोहित का शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगा कि उर्वशी, मैंने बरसों तक खामोशी से जुल्म देखा था। आज मेरा ज़मीर जागा है, शायद बहुत देर से, मगर सच्चाई की कोई तारीफ नहीं होती। उस दिन मैं अदालत से बाहर निकली तो आसमान पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे कुदरत भी मेरे साथ रो रही हो। मगर वो आंसू अब कमजोरी के नहीं थे, हौसले के थे। मुझे यकीन होने लगा था कि सच देर से ही सही, मगर जीतता जरूर है। फिलहाल इंसाफ की घड़ी भी आ पहुंची थी, जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मैं उर्वशी, जो कल तक जेल की सलाखों में बेगुनाही के सबूत ढूंढती थी, आज अदालत में सिर उठाकर खड़ी थी। मेरी चीखें, मेरी प्रार्थना, मेरी खामोशियां, सब कुछ जैसे वक्त ने सुन लिया था। जज साहब ने फैसला सुनाया कि मुल्जिम ललित को उसकी वर्दी की और ड्यूटी की नाजायज ताकत का इस्तेमाल और औरत की इज्जत को खराब करने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया जाता है और मुजरिम अनंत को 60 साल कैद बमुशक्कत सुनाई जाती है। मेरी आंखें झुक गई थीं, मगर दिल में एक लहराती हुई सी जीत महसूस हुई थी, जैसे किसी बेघर को आसमान का एक टुकड़ा मिल गया हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दिन आ गया जब मेरे जख्मों की गवाही खुद अदालत दे रही थी। इस फैसले के बाद मीडिया का ध्यान मुझ पर आ गया था। रिपोर्टर्स ने मुझे इंसाफ की आवाज़, मजलूम औरत की जीत और इंसाफ के खिलाफ बगावत के जैसे शब्द दिए थे। सरकार की तरफ से मुझे एक फ्लाइट दिया गया था, नौकरी और इज्जत दी गई थी। मैंने नौकरी कबूल कर ली थी ताकि और औरतों की भी आवाज़ सुनूं। सबकी मेरे हाथों में अब सिर्फ रोटियां नहीं, कलम भी थीं, और वही कलम जिसे कभी अनपढ़ समझा गया था आज आवाज़ का हथियार बन चुका था। मगर ये सब कुछ पाकर भी मेरे दिल का एक कोना खाली रह गया था। हर शाबाशी, हर दीवार, हर तस्वीर के बाद दिल के अंदर एक खामोशी सी सिसक उठी थी। कोई पूछता कि अब कैसा महसूस होता है, तो बस मुस्कुरा दिया करती थी। दिल चीख कर कहता है, जिन्हें सजा मिली हो शायद 60 साल बाद जेल से निकल आएंगे। मगर मैं जो दिल में कैद हूं, मेरी वो रातें कौन लौटाएगा, जब मैं बंद कमरे के दरवाजे पर बैठकर अपनी चीखें दबाती थी, जब से एज पर बैठकर पति का चेहरा नहीं धोखा देखती थी, जब अंजू के आंसू मुझे जगा देते थे और मैं खुद बेचने वाली औरत नहीं मगर बिके हुए सपनों को हकीकत समझती थी। अनंत और ललित जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे थे, मगर मेरे दिल की जेल में एक दिन बेचैनी होती थी। हर दिन एक गवाही, हर रात एक सजा। रागिनी मैडम एक दिन मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो वही औरत थी जिसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, हाथ जुड़े हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। कहने लगीं कि उर्वशी, मैं माँ हूँ और आज समझ पाई हूँ कि औरत सिर्फ बच्चे नहीं जानती, कभी कभी जख्म भी जानती है। मैं खामोश रही, बस इतना कहा कि मैडम जी, ऊपर वाला गवाह है। मैंने आपका बुरा नहीं चाहा था, मगर आपने मुझे इतनी नीची नज़रों से देखा था कि मेरे लिए खुद पर यकीन करना खत्म हो गया। वो रो रही थी और फिर चुपचाप लौटकर चली गई। मैंने अब खुद को बदल लिया है। किसी सहेली का पति आंख मारे तो वो मुझसे एडवाइस लेती है। कोई लड़की नौकरी के नाम पर घबरा जाए तो मेरी कहानी सुनकर हिम्मत पकड़, मैं चाहूं तो गली गली ललित जैसे दरिंदों को बेनकाब कर सकती हूँ। मगर मेरी जंग अब सिर्फ पर्सनल नहीं रही थी। कई साल गुजर चुके हैं। अंजू अब मेरी सबसे बड़ी साथी है। हम मिलकर एक हॉस्टल चला रहे हैं जहां ऐसी लड़कियां रहती हैं जिन्हें समाज में इज्जत के काबिल नहीं समझा गया, मगर हम उन्हें सिखाते हैं कि इज्जत तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे शब्दों में है। कभी कभी रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, मैं छत पर जाकर आसमान को देखती हूँ, सोचती हूँ, क्या मेरे जैसी लाखों उर्वशी को भी कभी पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा? क्या हम सिर्फ खबरों की ही सुर्खियों में जिंदा रहेंगे? क्या वो लड़कियां जो आज भी किसी ललित के साथ शादी में हैं, क्या वो कभी उनको कैद से निकाल पाएंगे?
क्या कोई उनका भी सच बोलेंगे? मैं जानती हूँ हर कहानी को खुशी का अंजाम नहीं मिलता और ना ही हर औरत के हिस्से में इंसाफ आता है, लेकिन अगर मेरी एक सच्चाई किसी एक औरत को बचा ले तो शायद मेरी चीखें बेकार नहीं जाएंगी। मैं उर्वशी, जो नौकरानी थी मगर आज सलामत हूँ, जो बेबस मगर आज सहारा है, जो बिकी थी मगर अब किसी की कीमत नहीं मानती। और हाँ, अब मैं किसी मर्द की नज़र में नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की नज़र में जीती हूँ, क्योंकि अब मेरे कैरेक्टर का वही गवाह है जो दिलों का हाल जानता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र कोई आसान नहीं था। जेल से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को तलाश किया था। मेरा सब कुछ लूट चुका था, मगर मेरी सोच, मेरी मेहनत और मेरी सांसें अभी भी बाकी थीं। वही वकील जो मेरा केस लड़ रहा था, हर कदम पर मेरा सहारा बना। उसने मुझसे ना हमदर्दी की, न तरस खाया, बस मुझे एक इंसान समझा और मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने वकील सौरभ से कहा कि मुझे कोई खराट नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर पहला कदम यह है कि तुम अपनी शिक्षा पूरी करो। मेरी शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही थी। नौकरी और ज़माने की ठोकरें और गरीबी ने मेरी कॉपी पेंसिल छीन ली थी, मगर मेरे दिल में हमेशा चाहत थी कि शिक्षा से इज्जत कमाई जाए। सौरभ ने मुझे एक स्पेशल वुमेन एजुकेशन स्कीम में रजिस्टर करवा दिया। मैंने दिन रात मेहनत की है, स्कूल, प्रिंटर, फिर ग्रेजुएशन और फिर लीगल स्टंट का कोर्स किया। वक्त के साथ साथ मैंने सीखा कि औरत की इज्जत वही है जो अपने हाथ की कमाई हो और शिक्षा वही है जो खुददारी दे। मेरे हाथों ने कभी झाड़ू पकड़ी थी, लेकिन अब कानून की फाइलें थीं। एक दिन सौरभ ने धीरे से कहा कि उर्वशी, अब तुम इस मुकाम पर हो जहां तुम्हें किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे नाम से ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश है, तो क्या तुम इनकार करोगी? मैंने उसे ध्यान से देखा। ये वो मर्द था जिसने मुझे उस समय इंसान समझा था, जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम वो हकीकत हो जिसने मेरे मुकदमे को जीता था, और मेरा दिल भी। हमारी शादी छोटी सी मगर बहुत खास थी। इसमें कोई दहेज, कोई रस्म नहीं थी, कोई शो ऑफ नहीं था, सिर्फ दो इंसान जिन्होंने एक दूसरे के सपनों को स्वीकार कर लिया था। आज मैं एक NGO चलाती हूँ जहाँ ऐसी लड़कियाँ आती हैं जिन्हें समाज ने तोड़ा है, मगर जिन्हें मैं कहती हूँ कि अगर उर्वशी जीत सकती है तो तुम क्यों नहीं। मैं औरतों को कानूनी मदद देती हूँ, उन्हें खुद पर यकीन दिलाती हूँ और बताती हूँ कि शरीर बेचने से नहीं, समझदारी सीखने से जिंदगी बदलती है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि उर्वशी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ क्या तुम भूल गई हो? मैं कहती हूँ कि जख्मों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें सेना सीखा जाता है। मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन अब इन जख्मों को अपनी ताकत बना चुकी हूँ। और हाँ, मेरे अंदर की नौकरानी आज भी जिंदा है, जो हर जुल्म सहती थी मगर हार नहीं मानती थी। आज वो औरत इंसाफ बांटती है। मैं उर्वशी हूँ, किसी के घर की नौकरानी, किसी पुलिस स्टेशन की कैदी, किसी बिस्तर पर बिकने वाली साजिश का निशाना, मगर आज मैं अपनी इज्जत की रक्षा करने वाली खुद हूँ। अपने कलाम की वारिस। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है, बाकी उन लड़कियों के साथ जो अभी भी मेरे जैसे जिंदगी की जंग लड़ रही है, मगर मैं उनको बचाने की हर तरह से कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।